नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी किसे मिलेगी मलाई। जी, एक बार फिर प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लिहाजा अब चर्चा है कि 14 नवंबर के बाद इन नियुक्ति की घोषणा कर दी जाएगी। याद हो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही कह चुके हैं कि निगम मंडलों में नियुक्तियां समय पर पूरी होंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार नियुक्तियां होंगी या भी और इंतजार करना होगा। और आखिर ऐसा क्या पेच फंस रहा है जिसके कारण देरी हो रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। अब राजनीतिक नियुक्तियों की बारी, क्या पूरी हो गई है तैयारी? एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बम्पर नियुक्तियां होंगी। दरअसल बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी हो चुका है, लिहाजा अब मोहन सरकार निगम मंडलों में भी नियुक्तियां करेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक पद फॉर्मूले को केंद्रीय संगठन की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। निगम मंडल और प्राधिकरणों की सूची में कई पूर्व विधायक और मंत्रियों के नाम शामिल हैं। चर्चा तो ये भी है कि कई दौर की बैठकें और नामों के जोड़ घटाव के बाद अंतिम सूची बन चुकी है। बीएल संतोष के भोपाल दौरे में नियुक्तियों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। हालांकि इन अटकलों पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। जहाँ तक राजनीतिक नियुक्तियों का विषय है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इस दिशा में विचारशील हैं और हम देखेंगे कि जल्द ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से विचारोपरांत लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार तमाम अपनी प्रशासकीय भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए लगातार जन कल्याण के उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रही है और उसमें हमारे संगठन की भी एक महती और अभूतपूर्व भूमिका है। तो स्वाभाविक तौर पर उचित समय पर उचित निर्णय माननीय प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस दिशा में लिए जाएंगे। जाहिर है कि प्रदेश में मोहन सरकार को 2 साल का समय होने जा रहा है, लेकिन अभी तक निगम मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव निपट गए हैं तो उसको लेकर फिर आस जागी है। इधर निगम मंडलों में नियुक्ति की अटकलों पर कांग्रेस तंज कस रही है और बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह और अंतर्द्वंद इस समय सामने आ जाता है कि निगम मंडलों की मलाई के बंटवारा अभी तक नहीं हो पा रहा है। कभी कहती चुनावों के बाद, कभी कहती बिहार चुनाव के बाद। ये समझ नहीं आ रहा किसे दिया जाए। क्या उन लोगों को दिया जाए जो कांग्रेस छोड़कर लालच के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर भारतीय जनता पार्टी में आए, वो भी टुकटुकी लगाकर देख रहे हैं कि हमें निगम मंडल की मलाई हमारे पास मिले। भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ता भी लगातार देख रहे हैं कि हमें निगम मंडल मिले। फिर मिला के भारतीय जनता पार्टी का यह अंतर्द्वंद, अंतरकलह और लालच है, इसकी वजह से अभी तक निगम मंडल का बंटवारा नहीं हो पाया है। ये राजनीतिक नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव के सामने किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली, क्योंकि इसके जरिए स्थानीय और जातीय समीकरणों को साधा जाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नेताओं को निगम मंडलों में स्थान दिया जाएगा जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं, लेकिन इस बार प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में जगह नहीं बना पाए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद किन नेताओं की किस्मत चमकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और एक बार फिर नई तारीखों की बात की जा रही है। हालांकि इस बार लग रहा है कि शायद ये इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि सरकार के 2 साल के जश्न के पहले निगम मंडल के जो लोग चुने जाए वो शायद पहले जश्न मना सकें। मनोज जी, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी शराबी, उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। उसमें मेरे यार की जगह आप हाई कमान कर दीजिए। 2 साल हो गए हैं और मोहन सरकार को और निगम मंडलों को जो उसमें पुराने पदाधिकारी थे उनको हटाया जा चुका था। उसके बाद से अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। बीच में कई बार इस तरह के कयास लगाए गए कि बस अब नियुक्तियां होने वाली हैं, बहुत जल्द निगम मंडलों में नियुक्ति हो जाएगी। अभी जो निगम मंडल हैं उनको या तो मंत्री देख रहे हैं या फिर अफसरशाही उस पर हावी है। ऐसे ही हाल विकास प्राधिकरणों के हैं।
जी जो संभागीय आयुक्त होता है विकास प्राधिकरण का, सर्वे सर्वा बन जाता है, एक सीओ बैठ जाता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि होता है वहां पर बैठता है तो जनता की आवाज सुनी जाती है। अधिकारी लोगों की आवाज नहीं सुनते और ना उनको कोई बहुत इंटरेस्ट रहता है इन सब चीजों में। अब रहा सवाल कि बिहार चुनाव हो गया है, बिहार चुनाव का निर्णय आएगा, बिहार चुनाव में निर्णय क्या आता है ये भी बड़ा अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। आपके जो एग्जिट पोल जरूर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए बिल्कुल, अब की उसमें सरकार भी ज्यादा वक्त बचा नहीं, कुछ ही घंटे बचे हैं अब तो। एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन अब एनडीए की सरकार बन जाएगी तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी ज्यादा सीटें आती हैं, उसकी ऊहापोह रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के होने के बावजूद पूरा वहां पर मंत्रिमंडल का गठन होगा, मुख्यमंत्री को लेके बातें होंगी, किस तरह से होगा, क्या होगा, नीतीश कुमार की क्या स्थिति रहेगी। तो ये तमाम चीजें जब तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी निगम और मंडलों में नियुक्तियां होना संभव नहीं, लेकिन इसके पहले हमने देखा था जब हेमंत खंडेलवाल ने कहा था कि हमारा नेतृत्व तो अभी बिहार चुनाव उलझा है, लेकिन उसके अगले ही दिन जो है उनकी खुद की कार्यकारिणी आ गई थी। हालांकि उसमें भी अध्यक्ष महामंत्री का एक पद बचा हुआ है। उनकी कार्यकारिणी के लिए बहुत लंबे समय से सुगबुगाहट चल रही थी और उसकी अंतिम स्वीकृति होती है वो तो हाईकमान से होती है। ऐसा ही आप देखिए कि निगम मंडलों का भी यही हाल है। कहने को जरूर कहा जा रहा है कि जो हमारा स्टेट का नेतृत्व है वो तय करेगा, लेकिन ऐसा होना तो नहीं है, क्योंकि अब तो वो भी नहीं कहते कि हम तय करेंगे, अब तो वो भी कहते हैं निगम मंडलों की नियुक्ति में भी हाईकमान जब तक उसमें निर्णय नहीं लेता है तब तक निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि अभी हाईकमान वहां पर चुनाव में लगा हुआ है, उसके बाद फिर जो सरकार बनेगी उसमें लग जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि अभी 1-2 महीने इस तरह की कोई कवायद हो पाएगी कि जिसमें निगम मंडलों की नियुक्ति हो जाए। दूसरा जो खबरें ये कि लगभग मतलब एक जो फाइनल ड्राफ्ट है वो लगभग तैयार कर लिया गया है। नहीं देखिए, और आज एक बैठक भी होना रात में मुख्यमंत्री के निवास में राजनीतिक टोली की। मुझे तो नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, क्योंकि जब 2 साल से नहीं हुआ तो फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी उनको कि हम 2 महीने इंतजार नहीं कर सकते हैं। इंतजार की तो इंतहा हो ही चुकी है। जो बेचारे लगे थे, कोशिश में थे, वो भी हार मान के बैठ गए कि पता नहीं यार अब होगा भी कि नहीं होगा। ऐसे तो नहीं सरकार पूरे 5 साल बिना निगम मंडलों में अध्यक्षों की चला लेगी या विकास प्राधिकरणों में या आयोगों में नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी बात जो है कि निगम मंडल में अब किसको स्थान दिया जाए, इसको लेके भी भारी मारामारी है, क्योंकि जो मंत्री नहीं बन पाए, जो बहुत पुराने विधायक हैं, कई बार के जीते हुए विधायक हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनको लगता है कि हो सकता है कि चलो भाई मंत्री नहीं बनाया तो निगम मंडलों में हमको स्थान दिया जाए, विकास प्राधिकरणों में स्थान दिया जाए, या फिर जो नए हैं, युवा हैं, वो पहली बार के जीते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि गुजरात में उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया और नए लोगों को मंत्री बना दिया गया। इसमें हर्ष संघवी जैसे उप मुख्यमंत्री बना दिए गए जो पहली बार के में है। हाँ, तो पहली बार के उप मुख्यमंत्री, हालांकि पहली बार के तो हमने देखा कि भजन लाल भी थे जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के निर्णय लेती है वो बहुत चौंकाने वाले होते हैं। उसके बारे में किसी को पता नहीं होता 2-3 लोगों को छोड़ के कि क्या होने वाला है। इवन मुख्यमंत्री हो, चाहे हेमंत खंडेलवाल हो, कोई भी हो, इनको कोई ऐसी जानकारी नहीं होती कि क्या होने वाला है, हाईकमान से क्या आदेश आने वाला है। मंत्रिमंडल के विस्तार की भी वही बात है कि मंत्रिमंडल में उलटफेर हो सकता है। मौजूदा दौर में तो ये है ना कि हमारे बारे में कोई आदेश ना आए, बाकी सबके बारे में जो होना हो जाए। ये आदमी को ये लगता है हमारी सीट पर बची रहे, बाकी जो होना है होता रहे। तो लेकिन ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? मांगो दोबारा चेतन जी आपके पास, क्योंकि बार-बार ये चर्चा होती है कि अब आएगी लिस्ट, तब आएगी लिस्ट। एक मोटा फार्मूले की बात हो रही है कि वो लगभग तैयार हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जब कहती है एक व्यक्ति एक पद की बात करती है, तो फिर क्यों विधायकों को ही निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए? जिन लोगों को आपने टिकट नहीं दिए, और मेरे हिसाब से तो फिर जो लोग हार गए उनको भी एडजस्ट नहीं करना चाहिए। भाई आपको पार्टी ने एक मौका दे दिया है, आप वहाँ अगर हार गए हैं तो फिर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और अब तो एक ही टेन्योर बचा, अगर पहले नियुक्ति हो जाती तो शायद 3 साल के बाद बाकी के जो लोग बनते, अगर सरकार कंटिन्यू रहती तो वो कंटिन्यू हो जाते, या हो सकता था कि एक लोगों को, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 1 साल का मौका मिल जाता। देखिए मनोज जी, पार्टी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हमने जैसे देखा है कि हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी आई तो उसमें जातीय समीकरण देखने को मिले। किस तरह से हमने देखा कि 14 लोग सामान्य वर्ग के लिए, फिर उन्हें 6 लोग ओबीसी वर्ग के लिए, 3 लोग उन्हें एसटी के लिए, 2 लोग एससी के लिए। तो ये संतुलन साधा है ना जी। अब जो बच गया है उस क्षेत्रीय संतुलन, जो संगठन में नहीं ले पाया, उनको क्षेत्रीय संतुलन साधना है,
जातीय संतुलन साधना है और ये भी देखना है कि भाई इस व्यक्ति को दे देंगे, यदि ये हार गया है विधानसभा में, वहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, जो आप कह रहे हैं ना हारे हुए को क्यों देना चाहिए, भाई टिकट दे चुके। अब कोई ऐसा सशक्त दावेदार होता है या जो विधानसभा में बहुत कम अंतर से हारा हो, जिसकी संभावना है, और वहाँ कोई ऐसा प्रबल दावेदार नहीं है कि इसी को टिकट दिए जाएगा आगे भी, तो उसको एक तरह से सशक्त बनाने की कोशिश की जाती है कि भाई वो निगम मंडल में है तो उसका दरबार चलता रहे, वो उसके काम होते रहें, जनता के बीच में जाता रहे वो, ताकि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है जहाँ से विधायक है उसको टक्कर दे। लेकिन उसको फिर निगम मंडल भी ऐसा हो ना, नहीं तो हम देख रहे हैं शिल्पकार कर्मकार मंडल कि आपको ना ऑफिस है, देखिए निगम मंडल कोई सा भी हो मनोज जी, कुछ है। एक जनता में एक आपके पास जिस तरह से गाड़ी जब और एक बीच से आपके पास आएगा तो काम क्या करोगे आप उसका? काम भले ही नहीं करो, लेकिन एक राजनेता का एक कद बढ़ जाता है कि भाई हाँ है हमारा नेता दमदार है, उसकी वहाँ पे अधिकारी वर्ग हो कर्मचारी वर्ग हो उनमें सुनवाई हो जाती है, कार्यकर्ताओं में एक भरोसा हो जाता है कि हमारा नेता ताकतवर है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई इतना इसका वो नहीं है। आप बाकी की जगह भी देख लीजिए, नेगेटिव जरूर बन जाता है। निगम मंडलों में हम देखिए बाकी के क्या कर पाते हैं अध्यक्ष, आप देखिए पिछले निगम मंडल को देख लीजिए लगातार 2-3 बार के, किसी निगम मंडल ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया? यदि रोजगार के लिए निगम मंडल बना तो उसने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिए? यदि कोई अन्य मंडल है तो उसने क्या कर दिया? सिर्फ लोगों को एडजस्ट ही किया है ना वहां पे जितने पद हैं, तो वो सिर्फ एक जरिया है आपको नेता बनाने का, कि यदि आपको कोई पद मिल जाता है तो आप नेता बन जाते हो और ताकत आपके पास आ जाती है एक तरह से, कि आप सरकार में भागीदार हैं, सरकार में आप हिस्सेदार हैं, तो इससे कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में भी कि हाँ हमारा नेता ही है, तो उसको वो सक्षमता आ जाती है, हम कह सकते हैं एक पद की वजह से, तो एक ओरा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब रही बात के और देर कितनी होगी, जो कि हम देख रहे हैं भट्ट साहब कह रहे थे, तो आप बताइए अब इसके बाद चुनाव आएंगे, किसके? नगर निगम के चुनाव आएंगे, और 1900 से अधिक एल्डरमैन हैं, तो अब उनको एडजस्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? वो भी तो निगम मंडल के साथ उनकी भी तो नियुक्तियां होनी है, तो नियुक्तियां तो शुरू हो गई हैं। आप देखिए हाल ही में नियुक्ति हुई है ना, तो एक नियुक्ति हुई है, आगे भी नियुक्तियां होंगी, और जो आप कह रहे हैं कि अब नियुक्ति जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि ये हम हेमंत खंडेलवाल ने ही कहा था कि बिहार चुनाव के बाद होंगी, कवायद तो पहले से चल रही है। बिल्कुल, जो आला कमान है वो कहीं वहां से नहीं नाम लिखने वाला है कि मनोज जी बनेंगे, ब्रजेश जी बनेंगे या भट्ट साहब बनेंगे, नाम तो यहीं से जाते हैं। उनको सिर्फ सामंजस्य बैठाना पड़ता है कि फला आदमी किसी की लॉबिंग कर रहा है, फला आदमी किसी की कर रहा है, जातीय समीकरण क्या देखना है, कहीं कोई मनमुटाव ना हो, सब में तालमेल बिठाने का काम होता है आला कमान का। गुजरात में बैठे आदमी हर क्या एल्डरमैन को जानता है क्या? हर मंडलात को जानता है? वो कितने पदाधिकारियों को यदि वो जानते हैं कि इनको दे दिए? अभी तो मौजूदा मंत्रिमंडल कई मंत्री ऐसे जिनको हाँ, जिनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन बने कैसे? जातीय समीकरण के आधार पर, क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर, तो वही समीकरण यहाँ देखना होगा। यदि और इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं, यदि आप रामनिवास रावत को लाए हो, यदि वो आप चुनाव हार गए तो आपको एक सम्मान नहीं देना पड़ेगा, ताकि भविष्य में आपको किसी को बुलाना पड़े तो फिर आपके लिए मौका तो होना चाहिए कि भैया धोखा नहीं होता है। तो रामनिवास रावत इसलिए दावेदार माने जा रहे हैं। इमरती देवी क्यों माने जा रही हैं? कि भाई वो लगातार संघर्ष कर रही है क्षेत्र में, जबकि वो लगातार कांग्रेस की सीट रही है, इसके बावजूद सिंधिया के लोगों को भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको, तो करना तो सबको पड़ता है। क्या नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं सुनेंगे आप? क्या शिवराज जी की नहीं सुनेंगे? क्या मोहन यादव की नहीं सुनेंगे? क्या आप हेमंत खंडेलवाल को छोड़ दीजिए, वो सब कुछ तालमेल बना के चलेंगे, उनका अपना कोई नहीं है। अब अध्यक्ष लगातार बने रहेंगे तो उनके भी अपने लोग हो जाएंगे, वो आगे उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एक गुट तो खड़ा हो ही जाता है, उसके विश्वस्त लोग खड़े हो जाते हैं जिनको उम्मीद होती है कि ये नेता है हमारा, ये हमारे लिए लॉबिंग करेगा। तो नाम इस तरह से जाते हैं, उनमें समन्वय बैठाया जाता है, इसलिए बैठक हो रही है जी। क्यों बैठक हो रही है? इसलिए हो रही है ना कि फला फला नाम आए हैं, ये व्यक्ति इनका चाहता है, ये व्यक्ति इनका चाहता है, बीच का कोई रास्ता निकाल लीजिए ताकि कहीं ऐसा ना लगे, बाहर मार्केट में ये खबर ना जाए, बाजार में ना जाए, सियासी गलियारों में ना जाए कि गुटबाजी चल रही है। तो ऐसा हमने संगठन में भी देखा है, ऐसा मंत्रिमंडल में भी देखा है, और वैसा ही यहाँ होगा, कहीं किसी तरह का शोर सुनाई ना दे। लेकिन चेतन जी, चूंकि अभी बात हो रही तमाम सारी, लेकिन एक और चीज़ है कि अभी तो जो कार्यकारिणी में बची हुई नियुक्तियां हैं वो भी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो अगर ये तो ठीक है, निगम मंडल आप बिहार के बाद जो आपने कहा लंबी प्रक्रिया है, तो ये तो जो बचा हुआ काम है कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष आपके रह गए हैं, आपका महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, इनकी नियुक्तियाँ भी अभी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही महामंत्री का एक पद खाली है, उपाध्यक्ष का एक पद खाली है, प्रदेश मंत्री का एक पद खाली है, उसको लेकर बड़ी उठापड़ा खींचतान मची हुई है। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि खींचतान तो रहेगी। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो आज सत्ता में है, वहां हर नेता की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उसको लगता है कि हमको भी सत्ता में स्थान मिलना चाहिए।
तो अब ये गुटबाजी तो है, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से बिल्कुल अछूती है। ये बात अलग है कि उनकी जो गुटबाजी है वो सड़क पे नहीं आती जिस तरह से कांग्रेस की आती या सामने नहीं आती लोगों की। तो अब ये गुटबाजी को लेके भी विवाद है कि भाई किसको फिर से रखा जाए कार्य समिति कार्यकारिणी में, किसको रखा जाए। इसलिए शायद मुझे लगता है कि ये जो आपस में खींचतान है उसी के चक्कर में ये जो बाकी के जो पद हैं उसमें लोगों का नाम नहीं जोड़ा जा पाया अभी गया तो है। यूथ जो भाजपा में, उसके लिए तो आपके जबलपुर के ब्रजेश का नाम बड़े जोर शोर से चल रहा है। हालांकि एक लखन घनघोरिया उधर कांग्रेस से आ गए, उनके बेटे यश। नाम तो बहुत लोगों के चलते हैं, लेकिन अब नाम तो मुख्यमंत्री के लिए प्रहलाद पटेल का भी चल रहा था, विजय वर्गीय का भी चल रहा था। वो तो तीसरी लाइन में बैठे थे, डॉक्टर मोहन यादव फोटो खिंचवा रहे थे। तो नाम चलने से क्या होता है, नाम तो उनके लोग भी चलवाते हैं ना, जो उनके समर्थक कई होते तो हैं वो इसी भी में नाम खुश हो जाते हैं चलवाते हैं। बेचारे कि चलिए इसके लिए हमारा नाम तो चला है। दूसरी बात जो आपने कही कि शिल्प वाला जो है मंडल है, तो बहुत से नेताओं को इसलिए ओबलाइज कर दिया जाता कि एक कार दे दी उनको, उसमें उन्होंने अपना लिखवा लिया अध्यक्ष राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा, और घूम रहे हैं शहर में, कोई काम नहीं है उसमें, शिल्पकार में हो चाहे रेशम संचालनालय में हो। तो उनकी इस तरह से उनकी जो मर्जी है, जो उनको लगता था कि अपेक्षा कि हमको कुछ दिया जाए, उस तरह से भी कर दिया जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण निगम मंडल होते हैं उसमें ऐसे व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को बैठाने की बात होगी जो वास्तव में उसमें कुछ काम कर सके। जैसे पर्यटन का मामला है, पर्यटन विकास निगम है जिसको लेके हाउसिंग बोर्ड है, नागरिक आपूर्ति है, जी नागरिक आपूर्ति है, बहुत से ऐसे मंडल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें ऐसे सक्षम व्यक्ति को बिठाने की बात हो रही है। ऊर्जा विकास निगम है, उसमें भी खींचतान चलेगी कि भाई हमको अच्छा मंत्री, आपको अच्छा निगम मंडल मिल जाए, फिर विकास प्राधिकरण है, फिर आपके आयोग हैं, कई तरह की चीजें हैं। अब फिर उसमें मंडल में उपाध्यक्ष भी है, फिर सदस्य भी हैं, अध्यक्ष भी है, तो काफी लोगों को ओबलाइज किया जा सकता है। बहुत सारी समितियां हैं, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं। मुझे लगता है कि ये जो ठीक है कि आपकी लिस्ट यहाँ से भेजी जाती है, लेकिन उसमें जो निशान लगता है वो तो हाईकमान की मर्जी से लगता है। और कई बार ऐसा है कि लिस्ट लौटा भी दी जाती है कि नहीं ये ठीक नहीं है लोग। क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें यहाँ के आपके स्टेट लेवल के नेताओं की कोई हैसियत नहीं होती है। जो कुछ भी होता है सब ऊपर से ही होता है। कहने को जरूर होता है कि अब जैसे मंत्री बनाना है, किसको बनाना है, ये कोई मुख्यमंत्री के हाथ की बात थोड़ी है कि हम इसको मंत्री बना लें। वहीं से ऊपर से आता है आदेश कि भाई आपको इसको मंत्री बनाना है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे मोहन यादव को स्वीकार कर लिया, जबकि उनसे बहुत सीनियर लोग यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वहां पे कोई छू चपाट नहीं करता। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल आपने हटा दिया, उसके बाद किसी ने छू चपाट, इसके पहले भी हमने देखा था वहां तो जी, तो मंत्रियों को भी साथ मुख्यमंत्री हटा दिए गए, तो मुख्यमंत्री किसी को टिकट नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। उनको मालूम है कि भैया पार्टी में रहना है, क्योंकि पार्टी से मुख्य धारा से हटके बहुत से लोगों ने देख लिया कि क्या आशु हुआ उनका, चाहे उमा भारती हूँ, आपने देख लिया। लेकिन भट्ट साहब ऐसा दौर तब कांग्रेस में भी हुआ करता था, जब कांग्रेस का आला कमान सशक्त हुआ करता था। नहीं देखिए कांग्रेस की तो अब स्थिति जैसी है वो तो सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे, बदलेंगे कितने, दो तो बचे उनके बाद। दौर वैसा ही चल रहा है बीजेपी में, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, बस 2-3 मुख्यमंत्री उनको बदल दोगे तो लाओगे किसको आप? और अब तो जो 3 है वो भी कह रहे हैं कि हम ही बने रहेंगे, उनके वो जो फार्मूला फेल है, झगड़ा चल ही रहा है उनका कर्नाटक में। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये जो मलाईदार पद हैं ये बांट नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसी मलाई बांट के क्या फायदा जो कमलनाथ बांट के गए थे कि पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, तमाम सारी कि जाते जाते आपने बांट गए, ना उनको गाड़ी मिली ना घोड़ा मिला, वो आयोग अभी तक बंद पड़े, महिला और युवा धक्के खा रहे हैं। तो इससे अच्छा तो नहीं बनाया, वो ज्यादा अच्छा है कि पता चला आपको अध्यक्ष बना भी दिया और क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं हो रही, गाड़ी घोड़ा है नहीं, वो पेट्रोल के पैसे आपके पास है नहीं, और मामला आपको कोर्ट में ले जाना पड़ रहा है, जनता का भी नुकसान हो रहा है। आयोग में मामले पेंडिंग, तो उससे तो बेहतर है कि ना बनाओ, फिर उससे तो बेहतर है ना बनाओ। सही बात है, क्योंकि यदि आप बना रहे हो तो एक उम्मीद की जाती है कि वो काम भी करेंगे। यदि आपने बना दिया, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे किसका भला हुआ? आप तो ओबलाइज करके चलेगा। आपने उन लोगों को एक तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की कि भैया जाते जाते एक नेम प्लेट हमने सरकार में सिया चेयरमैन का मामला भी देखा कि चेयरमैन को पता नहीं है और बाकी अधिकारियों ने मिलकर सारी जो पर्यावरणीय मंजूरी दे दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। आप सिर्फ अपना एक उसमें बढ़ा लीजिए बायोडाटा में कि हाँ भाई मैं इस आयोग का अध्यक्ष भी रहा हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आप कहने के लिए खुश हो लीजिए, आपने करा कुछ नहीं है उसमें। तो बस वैसा ही हुआ कांग्रेस के साथ। लेकिन हमने देखा बीजेपी ने चुनाव से पहले भी, जो अभी हम भट्ट साहब कह रहे थे और आपने भी कहा कि कुछ पद खाली रखे, तो निगम मंडल में भी बहुत सारे पद खाली रखे जाएंगे।
सब एक साथ भर नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल किस्तों में भरे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा संगठन की जो कार्यकारिणी आई है उसमें पद क्यों रोके गए, इसलिए रोके गए ना कि एक डर है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का शोर सुनाई देगा, विरोध के सुर उठेंगे तो उसको साध लिया जा सके। मंत्रिमंडल में भी हम देखते हैं क्यों पद रोके जाते हैं, इसलिए कि संभावनाएं रहती हैं। हर आदमी को लगता है कि हाँ भाई लॉटरी मेरी भी खुल जाएगी, अभी तो पद खाली है। तो खाली इसलिए रखा जाता है कि वो खाली स्थान देखकर एक संतुष्ट होता रहता है दावेदार कि हाँ भाई मेरी भी लॉटरी लगेगी, अभी नहीं तो विस्तार होगा तब मुझे मौका मिल जाएगा। ऐसे ही मंडल में भी आप देखेंगे कि चुनाव के पहले आपको हमने देखा पिछले चुनाव में भी शिवराज जी ने जो दावेदार थे, जो टिकट के उम्मीदवार बन सकते थे, जो दावा कर सकते थे, उनको किस तरह से निगम मंडल में एडजस्ट करके उनकी दावेदारी खत्म कर दी थी। वो इसी में खुश हो गए थे, भाई अब तो अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, किसी और को मौका मिल जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं भी देखी जाती हैं, तमाम तरह के राजनीतिक नफा नुकसान देखे जाते हैं, जातीय संतुलन साधा जाता है, गणित बिठाए जाते हैं। और जो भट्टे साहब कह रहे थे कि आलाकमान रोक भी देता है, निश्चित तौर पर रोक देता है, लेकिन आलाकमान रोकता कैसे? आलाकमान मैंने आप किसी का नाम भेजा, आपने कहा कि नहीं साहब ये तो ये है, इससे ये समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, ये नुकसान हो जाएगा पार्टी को, ये दावेदार है। तो एक दूसरे प्रदेश के ही नेता तो भरते हैं ना आलाकमान को, सब एक राय हो जाए तो क्या दिक्कत है उसमें। हमने ये भी देखा है इसी मध्य प्रदेश में कि शिवराज जी के पास जब लगातार वो जिता रहे थे तो उनसे कह दिया जो चाहते थे वो करते थे, वो जिसको नियुक्ति करना है तो उन्हें ऐसे लोगों की नियुक्ति। हमने ये भी देखा कि जब बीडी शर्मा को टिकट मिलने की भोपाल से बारी आई तो सारे उनके खिलाफ एकजुट हो गए, लेने दिया। ये बात हो रही है कि अगले चुनाव में बीडी शर्मा ने उन सबको टिकट बांटे, उन्होंने वो नहीं कर पाया ना कि हाँ ये मेरे विरोध कर रहे थे तो मैं इनका टिकट काट दूं। और वो भी वो नहीं कर पाया कि जब हम इनको यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दे रहे थे, अभी हमारे अध्यक्ष बन के आ गए। तो ये पार्टी का एक अनुशासन बहुत अच्छा है कि भाई यदि विरोध भी कर रहे हो आप तो कोई एक खुन्नस नहीं पाल रहा है, और विरोध करके आप देखिए आपने रोक ही लिया था ना, तो विरोध कहाँ कर रहा है, किस स्तर पर कर रहा है, और उसमें आपके पास तथ्य क्या है। ये टिकट भी काट देते हैं, ये किसी के पद मिलते मिलते भी आपका चूक जाते हैं। हमने देखा है किस तरह से, आप देखिए जिस तरह से जिक्र हो रहा था कि प्रहलाद पटेल भी दावेदार थे, राकेश सिंह भी दावेदार थे, हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय भी दावेदार थे, बड़े बड़े धुरंधरों को उतारा था। हम ही लोग सब चर्चा कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को उतारा है, चुनाव जिता कर लाइए। तो जो चौथी पांचवी लाइन में बैठे थे वो कह रहे थे शायद हमारा भी नाम था, लेकिन तीसरे वाले का नंबर लग गया। तीसरे वाले का नंबर लग गया। तो ये सारी संभावना राजनीति में रहती हैं, और हर आदमी संभावनाओं के भरोसे, उम्मीद के भरोसे ही राजनीति में टिका रहता है। कोई हार मानने को तैयार नहीं होता, हर आदमी को लगता है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा, जो चेतन जी ने कहा, तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ दर्शकों के लिए भी, जो हाल में जो बीजेपी के पावरफुल नेता बने, उन्होंने एक किस्सा मुझसे साझा किया भट्ट साहब। उन्होंने कहा कि जब मैं पावर में आया तो मुझे लगा कि 8 दिन के अंदर मैं सारा बदलाव कर दूंगा 100%। फिर 8 दिन बाद मुझे लगा यार 80% तो बदल दूंगा। फिर 8 दिन बाद 15 दिन हो गए तो बोला 60%, और 1 महीने बाद उनका ये था कि भैया मैं जहां वो बना रहूं, बाकी जो बदलाव वो होता रहेगा। तो ये बीजेपी, नई बीजेपी के कार्य करने का तरीका है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो किसे मिलेगी मलाई, ये तो आला कमान जानता है, या वो चंद नेता जिनको इसका निर्णय करना है। लेकिन यह बात जरूर है कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति में जरूर बीजेपी है। अब ऐसे में बिल्ली के भाग्य से छीका किसका टूटता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।